अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि खौफ का दूसरा नाम बन जाते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक सबसे कुख्यात नाम की, दाऊद इब्राहिम। सोचिए जरा, एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा भारत का सबसे बड़ा, सबसे वांटेड क्रिमिनल कैसे बन सकता है? ये सवाल ना दर्शकों से लोगों के जहन में है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और दाऊद की कहानी शुरू होती है मुंबई की उन्हीं तंग भीड़-भाड़ वाली गलियों से जहां उसने क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन यहीं से शुरू होता है। तारीख थी 26 दिसंबर 1955। जगह मुंबई का डोंगरी। यहां दाऊद का जन्म हुआ। और मजे की बात देखिए, उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल थे। मतलब कानून के साये में पला बढ़ा एक लड़का, लेकिन किस्मत ने तो उसके लिए कोई और ही, बिल्कुल उल्टा रास्ता चुन रखा था। अब देखिए, घर में तो कानून और व्यवस्था का माहौल था, लेकिन दाऊद का मन वो तो बहुत जल्दी क्राइम की तरफ खिंचने लगा। स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और डोंगरी की गलियों को ही अपना बना लिया। और फिर जो शुरू हुआ, पहले जेब काटना, छोटी मोटी चोरियां, और देखते ही देखते ये सब बदल गया दुकानदारों से वसूली और फिर खूनी गैंग वॉर में। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये छोटे मोटे जुर्म एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट का रूप ले लेते हैं, और एक पर्सनल ट्रेजेडी, एक ऐसा नुकसान जो दाऊद को मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बना देता है। ये बात है लेट 1970s की। दाऊद ने अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ मिलकर एक नाम बनाया, डी कंपनी। शुरुआत में इनका काम था सोना चांदी स्मगल करना, हफ्ता वसूली और हवाला का कारोबार। एक तरफ दाऊद का शातिर दिमाग और दूसरी तरफ शब्बीर की हिम्मत। भाई, इस जोड़ी ने तो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जैसे भूचाल ला दिया था। फिर आया साल 1981, और इस साल एक ऐसी घटना हुई जिसने दाऊद को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसके सबसे बड़े दुश्मन पठान गैंग ने उसके भाई शब्बीर का बेरहमी से मर्डर कर दिया। और यह सिर्फ एक गैंग वॉर में हुई मौत नहीं थी। नहीं, ये उस शैतान का जन्म था जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग जल रही थी। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो था बदले का एक ऐसा खूनी खेल जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दाऊद ने कसम खा ली। उसने एक एक करके पठान गैंग के हर उस मेंबर को ढूंढा और मौत के घाट उतार दिया जो उसके भाई की मौत के लिए जिम्मेदार था। ये सिर्फ कत्ल नहीं थे, ये एक सीधा सीधा मैसेज था पूरी मुंबई के लिए कि अब यहां का बादशाह सिर्फ एक होगा। और बस पठान गैंग का सफाया करके उसने पूरे अंडरवर्ल्ड पे अपना एक छत्र राज कायम कर लिया। तो मुंबई तो अब उसकी मुट्ठी में थी, लेकिन दाऊद की भूख, उसकी एम्बिशन, वो देश की सीमाओं में बंद कर रहने वाली नहीं थी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे मुंबई का ये लोकल डॉन एक ग्लोबल टेररिस्ट बन गया। साल 1994 आते आते मुंबई पुलिस का शिकंजा उस पर बुरी तरह कस चुका था। उसे समझ आ गया कि अब यहां रहना मुश्किल है, तो वो भारत से भाग निकला और पहुंच गया दुबई। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। अरे, ये तो एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक कहानी की शुरुआत थी। दुबई को उसने अपना नया हेडक्वार्टर बनाया और वहीं से उसने गल्फ कंट्रीज और पाकिस्तान तक अपना नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया। दुबई में बैठकर डी कंपनी का साम्राज्य, उसकी सल्तनत और भी बड़ी होती चली गई। अब वो लोग सिर्फ स्मगलिंग तक ही सीमित नहीं थे। उनका काम फैल चुका था इंटरनेशनल हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों की तस्करी, क्रिकेट में सट्टेबाजी और हाँ, फिल्म इंडस्ट्री से जबरदस्ती वसूली तक। मतलब कि पावर और पैसा दोनों बेहिसाब बढ़ रहे थे। और फिर आया साल 1993, एक ऐसा साल जिसने भारत को एक ऐसा जख्म दिया जो शायद कभी नहीं भरेगा। मुंबई एक के बाद एक सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठी। सैकड़ों बेगुनाह जाने गईं, और उस दिन के बाद देश हमेशा के लिए बदल गया। इन धमाकों का नतीजा, भारत सरकार ने सीधा सीधा दाऊद को इन सब का मास्टरमाइंड, मुख्य साजिशकर्ता घोषित कर दिया। रातों रात उसकी पहचान बदल गई। एक डॉन से वो बन गया इंडियाज नंबर 1 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया, और अब पूरी दुनिया उसे सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज क्राइम और आतंक के एक नए खौफनाक चेहरे के तौर पर जानने लगी थी। तो दशकों बीत गए हैं, लेकिन दाऊद आज भी कानून की पहुंच से बहुत दूर, एक मिस्ट्री, एक पहेली बना हुआ है। तो इस आखिरी हिस्से में हम नज़र डालेंगे उसकी इस फरारी वाली जिंदगी पर और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी विरासत आखिर है क्या। तो वो है कहाँ,
ज्यादातर यही माना जाता है कि दाऊद पाकिस्तान में है, कराची या इस्लामाबाद में, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बीच। कई रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि उससे वहां की सरकार से प्रोटेक्शन मिली हुई है। खैर, पाकिस्तान तो इस बात से हमेशा इनकार करता आया है। और हाँ, भले ही उसका नेटवर्क पहले जैसा मजबूत ना हो, लेकिन ये कहना कि वो खत्म हो गया है, ये गलत होगा। इस पूरी क्राइम की दुनिया के पीछे उसका एक परिवार भी है, पता है? उसकी पत्नी है महजबीन और बच्चे भी हैं। और एक और दिलचस्प बात, उसकी एक बेटी की शादी हुई है पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से। सोचिए, क्राइम और क्रिकेट की दुनिया का कैसा अजीबोगरीब कनेक्शन है ये। और एक सवाल जो बार बार उठता है, क्या दाऊद जिंदा है या मर चुका है? पिछले कुछ सालों में ना उसकी खराब सेहत और यहां तक कि उसकी मौत की खबरें भी कई बार उड़ चुकी हैं। क्या वो सच में बहुत बीमार है? क्या वो अब इस दुनिया में है भी? इन सवालों का कोई पक्का ऑफिशियल जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, और यही चीज उसके रहस्य को और भी गहरा बना देती है। तो आखिर में कहानी घूम फिरकर वहीं आ जाती है। डोंगरी का एक मामूली सा लड़का जो गलत सोबत में पड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल बन बैठा, और आज तक वो कानून की पकड़ से बाहर है। उसकी कहानी सच कहें तो एक चेतावनी है कि कैसे एम्बिशन और बदले की आग एक इंसान को जुर्म के रास्ते पे इतना आगे ले जा सकती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या दाऊद इब्राहिम का ये चैप्टर कभी बंद भी होगा?